वो मेरी बराबर में सो रहा था, जिसके साथ मुझे रात गुजारने के लिए भेजा गया था। मेरे पास ही एक अच्छा मौका था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। दिल में एक दहशत भी थी कि ये काम इतना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अब तो मैं इन लोगों का विश्वास जीत चुकी हूँ, इसलिए मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई। मैंने उस आदमी को रात को शराब कुछ ज्यादा ही पिला दी थी, इसलिए मुझे उस आदमी के जाग जाने की फिक्र नहीं थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर लाउंज में आ गई। वो आदमी यहाँ अकेला ही रहता था। वो एक अपार्टमेंट था जहाँ उसका छोटा सा फ्लैट था, इसलिए मेरा वहां से निकल जाना मुश्किल नहीं था। मैं कई बार पहले भी यहाँ इस आदमी के साथ आ चुकी थी, इसलिए मुझ पर शक नहीं किया जा सकता था कि इस बार भाग जाऊंगी, क्योंकि मैंने जज्बात की बजाय अब अक्ल से काम लिया था। इस बार मैंने सोच समझकर पूरा प्लान बनाया था। मैं एक जिस्म बेचने वाली औरत थी। मुझे 15 साल की उम्र में मेरे सौतेले बाप ने बेच दिया था। मुझे खरीदने वाली एक तवायफ औरत थी जो मुझसे जिस्म बेचने का काम करवाती थी। पहली बार जब मैंने कोठा देखा तो बुरी तरह से घबरा सी गई थी। मुंबई की छोटी छोटी तंग गलियां जिसमें बनी टूटी फूटी खस्ता इमारतों से घुंघरुओं और गानों की आवाजें आ रही थी। मेरे सौतेले बाप ने मेरा हाथ कस के पकड़ रखा था। मैं लगातार रोए जा रही थी। मेरी माँ के मरते ही मेरे सौतेले बाप ने मुझे दूसरे ही दिन उस औरत के हाथों बेच दिया था। मैंने जाने से इनकार किया तो मेरे बाप ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारा था और उस औरत के हवाले कर दिया। बस के 3 घंटे के सफर के बाद मैं मुंबई के कमाठीपुरा एरिया में पहुंची थी, जहां की पुरानी सी 2 मंजिला इमारतों को देखकर मुझ पर घबराहट सी तारी हुई थी। मैंने अपना दुपट्टा सलीके से ओढ़ रखा था, लेकिन वहां से गुजरने वालों की नजरें इस कदर गंदी थी कि मुझे उलझन सी होने लगी थी। एक तो तंग गलियां, उसमें मोतियों और गुलाबों के हार और गजरों की दुकानें जिस पर परफ्यूम की शीशियां भी रखी हुई थी। कहीं पान की दुकानें और दीवारों पर लाल पिचकारियों के निशान थे। दीवार का असल रंग ही खत्म हो चुका था। मैं पुरानी सी इमारत की तंग सीढ़ियों से चलती हुई एक बड़े से आंगन में पहुंची थी, जहां सफेद चांदनियां बिछी हुई थी। चारों तरफ गोल गोल तकिए रखे हुए थे। एक तरफ 2 बड़ी उम्र के व्यक्ति हारमोनियम और ढोलक रखे सफेद कुर्ते पायजामा पहने मुंह में पान दबाए बैठे थे। एक तरफ तख्त सा रखा हुआ था जिस पर एक 50-55 साल की एक औरत अशोक रंग का जोड़ा पहने फुल मेकअप करके मुंह में पान दबाए आड़ी सी तख्त पर बैठी हुई थी। मुझे देखकर उठकर बैठ गई। मैं डरी सहमी नजरों से उस आंगन को देख रही थी जहां मुझे परफ्यूम की तेज खुशबू आ रही थी। मुझे मेरा बाप उस तख्त पर बैठी उस औरत के पास ले आया और मेरा एक हाथ उसके हाथ में थमा दिया। तख्त पर बैठी औरत ने मुझे बड़ी तेज नजरों से सर से पैरों तक देखा था। फिर अपने पास रखे उगालदान को पकड़कर पहले उसमें पान की पिचकारी मारी, फिर मेरे सौतेले बाप से बोली कि लड़की तो देखने में हीरा है, मेरे कोठे को 4 चांद लगा देगी। मैं आंखें फाड़े उसे देख रही थी। फिर नीलू नीलू पुकार कर एक लड़की को अपने पास बुलाकर कहने लगी, इसे अपने साथ ले जाओ और नाच गाना सिखाना शुरू कर। वो नीलू नाम की लड़की मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गई। मुझे नाचने गाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ ये काम मार मार कर सिखाया गया। 6 महीने बाद मेरा पहला मुजरा करवाया गया और उसके बाद मेरी बोली लगनी शुरू हुई। मैं 16 साल की भी न थी जब मेरी इज्जत को लूट लिया गया। मैं बहुत रोई तड़पी, लेकिन यहाँ बेदर्द लोग थे जिनके पास दिल नहीं था। पत्थर था पत्थर। मुझे रोजाना राम जी की पूजा अर्चना करने की आदत थी। मैं पूजा करना नहीं छोड़ती थी। रो रो कर राम जी से अपनी इज्जत की हिफाजत की प्रार्थना करती थी। पहली बार मैंने वहां के अंधेरे में भागने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़ी गई थी। मुझे उस औरत ने बहुत मारा था। मेरा जिस्म और चेहरा नीला कर दिया था। उसके बाद तो मैंने ये जरूरत ही नहीं की, लेकिन मुझे उस काम से नफरत थी। मैं हर वक्त वहां से निकलने के बहाने तलाश करती थी। 1 साल बाद मुझे मर्दों के साथ भेज दिया जाता जो कि इस तवाफ के पुराने ग्राहक थे, जो मुझे सुबह वापस उसी कोठे पर छोड़ जाते। यह आदमी भी मुझे कई बार यहाँ ला चुका था। मैं ये करती थी कि उसे शराब बहुत ज्यादा पिला देती थी, इतनी ज्यादा कि वो आदमी जल्द ही नशे में चला जाता। इसलिए कभी तो ऐसा होता कि मैं उसकी हवस का निशाना बनने से बच जाती। जब वो सुबह जागता तो कहता, मुझे तो रात की कोई बात याद ही नहीं है। तो मैं कह देती कि मुझे तो याद है, पैसे वसूलना तो आप लोग नशे की हालत में भी जानते हो। मैं ये बात तो कुछ इस अदा से कहती कि वो यकीन कर लेता। जिस जगह की मैं दासी बन चुकी थी, मैं जानती थी कि यहाँ अकल की वजह से ही कभी इस दलदल से निकल पाऊंगी, वरना तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। मैं ये दर्द 3 साल से बर्दाश्त कर रही थी। अब मैं उनका विश्वास जीत चुकी थी। कई बार मुझे बंगले वाले भी अपने साथ ले जाते थे।
फिर मेरा मुजरा देख कर खुश होते और फिर अपनी रात की रंगीनी पूरी करते। पहले पहल तो एक दलाल मेरी रखवाली के लिए भेजा जाता था, लेकिन अब मुझ पर भरोसा जम चुका था। उन्हें लगा कि अब मैं आदी हो चुकी हूँ, लेकिन नहीं, मुझे भागना ही था। मुझे इस पापी काम से नफरत थी जिसमें मैं फंस चुकी थी, इसलिए मुझे आज मौका मिला था। मैं जल्दी से सीढ़ियां उतरी। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मैं अपने साथ चेहरा ढांपने को एक दुपट्टा भी लेकर आई थी। अब भी मैं चेहरा ढांप कर ही बाहर निकली थी। मुझे मेन रोड से रिक्शा मिल गया। मैंने रिक्शा लिया और सीधा बस के अड्डे पर पहुंच गई। उसी वक्त एक बस सोलापुर जाने के लिए तैयार थी, इसलिए मैंने सोलापुर का ही टिकट खरीदा। मुझे जल्द से जल्द मुंबई छोड़ना था। बस में बैठकर मुझे अंदर ही अंदर एक डर सताता रहा कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, क्योंकि उन लोगों के हाथ बहुत बड़े थे। क्या खबर कि अब भी कोई मेरी ताक में बैठा हो और मुझे चुटिया से पकड़कर वापस उसी तवायफ के पास ले जाए। चेहरा ढांप कर रखने पर भी मुझे अपना चेहरा खुला हुआ सा लग रहा था, जैसे मुझे कोई इस हुलिये में भी पहचान जाएगा। शायद मैं कुछ ज्यादा ही डर रही थी। मेरा दिल खौफ के मारे फड़फड़ा रहा था। बस जब तक चलना पड़ी, मुझे अपनी जान सूली पर लटकी हुई महसूस हो रही थी। जैसे जैसे मैं मुंबई से दूर जा रही थी, मेरा रुका हुआ सांस बहाल होता हुआ महसूस हो रहा था। सोलापुर पहुंचकर मैं कुछ सुकून में हुई थी। जैसे ही मैं बस से उतरी, वहां रिक्शा और टैक्सियां खड़ी थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। मेरे पास तो कुछ भी ना था। पैसे बस इतने ही थे कि मैं बस की टिकट खरीद लेती। उस आदमी के बटुए से बस इतने ही निकले थे जिसके फ्लैट से मैं निकलकर भागी थी। बहुत से रिक्शे टैक्सी वाले मुझसे पूछने लगे कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने कहा मेरा पैदल का रास्ता है। सुबह का वक्त था, मुझे भूख भी लगी हुई थी, मगर मेरा पर्स बिल्कुल खाली था। मैं बिना किसी मंजिल का इरादा किए एक तरफ चल पड़ी। मैंने दाएं बाएं देखा तो गलियों में बहुत से घर बने हुए थे। मैंने सोचा किसी घर की घंटी बजाकर कहती हूँ, मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे काम के लिए रख ले, ताकि मैं इज्जत की जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। मैं एक गली के अंदर दाखिल हो गई। चंद घरों से पूछा भी, लेकिन उन्होंने काम देने से इनकार कर दिया। अभी कुछ ही दूर गई थी, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलट कर देखा तो एक आदमी वाकई मेरे पीछे आ रहा था। देख भी मुझे ही रहा था। मैं तेजी से कदम आगे बढ़ाने लगी तो उस आदमी ने मुझे पुकारना शुरू कर दिया। कहने लगा, रुको, मेरी बात तो सुनो। मुझे लगा कि शायद मुझे ये आदमी पहचान चुका है। शायद ये उसी औरत का भेजा गया कोई जासूस है। इससे पहले कि मैं भागने लगती, वो कहने लगा कि उसे एक नौकरानी की सख्त जरूरत है, और वो सुन चुका था कि मैं लोगों से काम मांग रही हूँ। मेरे कदम वहीं रुक गए। वो आदमी मुझसे चंद कदम पीछे था, इसलिए तुरंत मेरे पास आ गया। कहने लगा, मुझे अपने घर के लिए एक नौकरानी चाहिए, लेकिन दिन रात के लिए। मगर मैं इस इलाके का रहने वाला नहीं हूँ, बस यहाँ किसी काम से आया था। आपको काम मांगते देखा तो सोचा कि आप जरूरतमंद लगती हैं। मैं उस आदमी को गौर से देखने लगी। पता नहीं सच बोल रहा था कि झूठ, लेकिन एक सच ये भी था, मुझे उस वक्त काम की बहुत जरूरत थी। मैंने कहा, आप कहाँ रहते हैं? कहने लगा, कुछ फासले पर मेरा घर है, अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको घर दिखा देता हूँ। कुछ देर में ये सोचती रही कि क्या करूं और क्या ना करूं, फिर सोचा कि चली ही जाती हूँ। मैंने कहा, चले ठीक है, दिखाइए कहाँ है आपका घर। वो मेरे साथ साथ चलने लगा। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब उसने मेन रोड पर पहुंचकर एक टैक्सी वाले को रोका और उसे अपने घर का पता समझाने लगा। तो क्या वो यहाँ करीब में नहीं रहता था? फिर मुझे कहने लगा, आप टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ जाएं। अब तो मुझे उस पर कुछ शक सा होने लगा। मैं बैठते हुए कुछ हिचकिचा सी रही थी कि ये ना हो कि आसमान से गिरी और खजूर में अटकी वाली मिसाल हो जाए, कहीं ये भी मेरे साथ कुछ गलत ना कर बैठे। वो शायद मेरे खौफ को समझ गया था। कहने लगा, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, मेरा भरोसा करे, मुझे वाकई एक नौकरानी की जरूरत है। मैं न जाने क्यों टैक्सी में बैठ गई, शायद इसलिए कि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए सोचा खुद को किस्मत पर छोड़ देती हूँ। मैं टैक्सी में बैठ गई। 15 से 20 मिनट तक चलने के बाद टैक्सी एक घर के पास जाकर रुक गई। मैं नीचे उतर गई। उस आदमी ने भी टैक्सी वाले को पैसे दिए और मुझे एक घर में ले गया। दूसरा हैरत का झटका मुझे ये देखकर लगा कि उसके घर में उस आदमी के अलावा कोई और नहीं था। अब तो मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैंने कहा कि मुझे वहां काम नहीं करना जहां कोई औरत ना हो। वो कहने लगा कि मैं अकेला ही यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ और मेरे घर वाले गाँव में रहते हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, पूरा दिन घर से बाहर रहता हूँ, आपको मुझसे कभी मसला नहीं होगा। आप सफाई, कपड़े धुलाई, खाना वगैरह सब कुछ बना दीजिएगा। मैं रात को 10-11 बजे ही लौटता हूँ। उस वक्त बेशक आप दूसरे कमरे में चली जाएं, चाहे तो कमरा लॉक रखें, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं क्यों उसकी बात का एतबार करती। मैंने साफ इनकार कर दिया। वो खामोश सा हो गया। कहने लगा, मैं आपको अच्छी तनख्वाह भी देने को तैयार हूँ। मैंने कहा, नहीं,
मुझे काम नहीं करना। ये कहकर मैं वापस बाहर निकल गई। उस वक्त दोपहर हो चुकी थी, वो इलाका भी सुनसान था। मैं बाहर तो आ गई थी, लेकिन मसला फिर वही था कि अब कहाँ जाऊं। मैं अभी सीधा ही जा रही थी जब मेरे पास एक गाड़ी खड़ी हुई और उसमें चंद नशेड़ी और बदमाश किस्म के नौजवान बैठे थे। उनमें से एक ने कहा कि पीछे का दरवाजा खोलो और लड़की को जबरदस्ती अंदर बैठाओ। मैं ये सुनकर वापस भाग गई। वो गाड़ी में मेरे पीछे आने लगे। मैं भागती हुई उसी घर के पास पहुंच गई और दरवाजा पीटने लगी। मैंने इतनी जोर से दरवाजा बजाया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, दरवाजा खोलो, मुझे बचा लो। गाड़ी अब मेरे पास आकर रुक गई थी। उसमें से एक नौजवान बाहर निकला। मैं फिर से दरवाजा बजाने लगी। जैसे ही वो नौजवान मेरे पास आया, दरवाजा खुल गया था। वो नौजवान मुझे हैरत से देख रहा था। मैं बुरी तरह से होश खो चुकी थी और फौरन से घर के अंदर चली गई और उस नौजवान के पीछे छुप गई। मैंने कहा, ये लोग मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाना चाहते हैं। बाहर खड़ा नौजवान कहने लगा, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना बहुत पछताओगे। उस गाड़ी से बाकी के 2 नौजवान भी उतरकर घर के पास आ गए, लेकिन वो नौजवान बड़े सुकून से खड़ा था जिसके पीछे मैं छुपी हुई थी। कहने लगा, अपनी सलामती चाहते हो तो वापस चले जाओ और दोबारा मुझे इधर उधर नजर मत आना, वरना जो हाल मैं तुम लोगों का करूंगा अपनी शक्ल भी पहचान नहीं पाओगे। उसके बाद उस नौजवान ने जेब से एक कार्ड निकाल कर उन्हें दिखाया। वो नौजवान एक पुलिस इंस्पेक्टर था। कार्ड देखकर वो बदमाश किस्म के नौजवान फौरन से भाग गए। जब उनकी गाड़ी दूर जा चुकी तो वो आदमी पीछे की तरफ पलटकर मुझे देखने लगा। अपना कार्ड जेब में डाला और मुझसे कहने लगा, अब वो लोग जा चुके होंगे, आप चाहें तो जा सकती हैं और कहें तो मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ, लेकिन मेरे पास सवारी नहीं है। मैं शर्मिंदा सी होने लगी थी। वो वाकई एक अच्छा इंसान था, फिर एक पुलिस ऑफिसर भी है। मैं जितना उसके घर पर सुरक्षित रह सकती थी, शायद कहीं और मेरी हिफाजत ना हो पाती। मैंने कहा, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं भी गाँव से आई हूँ, मुझे नौकरी की तलाश है जहाँ मुझे रहने की भी जगह मिल सके और काम भी। मैंने भी एक झूठ बोल दिया, क्योंकि सच सुनकर तो वो मुझे बुरा ही समझता, शायद नौकरी पर भी ना रखता। मैं उसके घर काम करने लगी थी। वो वाकई सुबह उठते ही वो घर से चला जाता था, फिर रात को 10-11 बजे ही लौटता था। मैं पूरा दिन अकेली होती थी, घर का इतना काम भी नहीं होता था। उसके आने से पहले ही मैं खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती थी। उसका खाना तैयार होता था, वो खाकर बाकी का फ्रिज में रख देता था। जब मैं सुबह उठती तब वो जा चुका होता। किचन में पकाने का सारा सामान मौजूद होता था। एक बार मैं सुबह कमरे से बाहर आई तो मुझे उसके कमरे से हाय हाय की आवाजें आ रही थी। मतलब वो घर पर था, लेकिन कर क्यों रहा था? पहले तो मैंने सोचा कि जाकर देखती हूँ, फिर सोचा पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा कि क्यों मैं उसके कमरे में चली आई हूँ। मैं किचन में चली गई, लेकिन वो लगातार कराह रहा था। फिर किचन में खड़े मुझे एक ऐसा ख्याल आया कि मेरा दिल दहल सा गया। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग कर उसके कमरे में गई। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था कि कहीं उसे गोली न लगी हो। इस ख्याल ने मुझे बेकरार सा कर दिया था। लेकिन जब मैं उसके कमरे में पहुंची, वो बेड पर लेटा हुआ था और हाय हाय कर रहा था। मैं उसके पास गई तो उसकी आंखें बंद थी, लेकिन शायद गोली नहीं लगी थी। मैंने पूछा, आप आज घर पर ही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी बात सुनकर उसने जरा सी आंखें खोली। कहने लगा, मुझे बहुत तेज बुखार है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मुझे चाय बना दो। वो बहुत धीरे से बोला। मैं वापस किचन में आ गई, अपने और उसके लिए नाश्ता बनाया। अपना नाश्ता किचन में ही रहने दिया और उसका नाश्ता उसके कमरे में ले आई। अब वो बेड के साथ टेक लगाए बैठा था। मैंने नाश्ते की ट्रे रखी, बाहर चली गई। दोपहर को उसके लिए सूप बना दिया। 2 दिन में उसका ख्याल रखती रही। इसी बीच हमारी कुछ बातचीत भी होने लगी थी। कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, आपने बीमारी में मेरा ख्याल रखा है। वह आदमी बहुत अच्छा था। मुझे अब उससे खौफ महसूस नहीं होता था, बल्कि एक कवच का एहसास होने लगा। वो मुझसे अपने घर वालों की बातें भी करने लगा था। मुझसे पूछता कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे कितने बहन भाई हैं। मैं उसे झूठी सब कुछ बताती रही। एक बार रात के 12 बज गए, लेकिन वो वापस न आया। मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी। पुलिस वाली नौकरी में हादसों का होना अनहोनी सी बात नहीं होती, इसलिए मुझे वसवसे सताने लगे। शायद मैं उसे पसंद करने लगी थी। मुझे उसके होने से एक सुरक्षा कवच का एहसास होता था। मुझे जब बेचैनी सी होने लगी तो मैं राम जी की प्रतिमा के आगे पड़कर उसकी जिंदगी की भीख मांगने लगी। रात के 2 बज गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आया था। मेरी जान निकली जा रही थी। मैं रोने लगी थी। मैं कहाँ जाऊंगी? रात के 2:30 बज गए थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। जब बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई, मैं तेजी से बाहर गई, क्योंकि बाहर की चाबी उसके पास होती थी। वो खुद ही अंदर आता था। लेकिन जब मैंने उसे जख्मी हालत में देखा तो मैं परेशान सी हो गई। उसके चेहरे पर चोटें लगी हुई थी और वो कुछ लंगड़ा कर भी चल रहा था। मैं अश्क भरी आंखें लिए उसके साथ लगकर रोने लगी। कहाँ थे आप? मैं कब से परेशान हूँ।
एक ही सांस में मैं न जाने कितने सवाल कर गई थी। वो मुझसे कुछ पीछे हट गया तो मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। कहने लगा, मेरी नौकरी ऐसी है, आप परेशान मत हुआ करें। ये कहकर वो लंगड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। मुझे अपनी इस हरकत पर अफसोस होने लगा। ठीक है, मैं परेशान थी, लेकिन अनजाने में जो कर गई थी वो गलत था। मैं अपने कमरे में चली गई। पूरी रात मुझे खुद पर अफसोस होता रहा। सुबह जब मैं कमरे से निकली तो सामने टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आइए बैठिए, नाश्ता कीजिए, मैंने आपके लिए भी नाश्ता बनाया है। मैंने कहा, आपको इतनी चोटें लगी हैं तो आपने क्यों ये सब बनाया है? मुझे कह देते। किस हक से? उसके इस सवाल पर मैं चुप सी हो गई थी, लेकिन वो बहुत संतुष्ट सा मुझे देख रहा था। कहने लगा, यहाँ बैठिए, मुझे आपसे बात भी करनी है। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने मेरे लिए चाय मेरे कप में डाली और मेरे आगे कर दिया। पहले आप नाश्ता कर लें। उसकी बात सुनकर मैं खामोशी से नाश्ता करने लगी। वो मुझे ही देख रहा था। जब मैंने नाश्ता कर लिया तब कहने लगा, मुझे आप बहुत अच्छी लगने लगी हैं और मैं आपको चाहने भी लगा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब एक घर में रहकर मैं आपसे दूर रह पाऊंगा, इसलिए बेहतर यह है कि मैं आपसे शादी कर लूँ। मेरे घर वालों की तरफ से मुझे अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा हक हासिल है। अब आप बताएं, मैं कब आपके घर वालों से मिल सकता हूँ? इस सवाल पर तो मेरा रंग उड़ने लगा था। मैंने एक और झूठी कहानी सुना दी कि मैं घर से भागकर आई थी। मेरी सौतेली माँ मेरी शादी एक बदमाश से करना चाहती थी। वो अब भी मेरी बात खामोशी से सुन रहा था। फिर कहने लगा, अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम आज ही शादी कर लेते हैं। मैंने उसे अपनी रजामंदी दे दी। मैं बहुत खुश थी। आखिरकार मुझे इज्जत की जिंदगी मिलने वाली थी, जिसकी आरजू हम बहुत सी लड़कियों के दिलों में होती है। लेकिन इस ख्वाहिश को दिल में रखे हम लोगों की उम्रें बीत जाती हैं, लेकिन कोई भी हमें ऐसी इज्जत की जिंदगी नहीं देता। अगर मैं उसे बता देती कि मैं कौन हूं तो वो मुझसे नफरत करता, मुझसे शादी भी न करता। हमारी शादी भी हो चुकी थी। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। वो भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। लेकिन शायद हम जैसी लड़कियों की खुशियों की मुद्दत बहुत कम होती है। एक दिन वो घर पर आया तो बहुत परेशान था। कहने लगा, जल्दी से तैयारी करो, हमें ये घर छोड़ना है। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, अभी वजह बताने का वक्त नहीं है। मैं तैयार हो गई। हम लोग सोलापुर से कोल्हापुर चले गए। वहां एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। मैंने अपने पति से बहुत बार यहाँ आने की वजह पूछी, लेकिन उसने कहा मेरी नौकरी कुछ ऐसी है। लेकिन न जाने क्यों वो अब परेशान सा रहने लगा था। मैं उससे बातें करती रहती थी, लेकिन वो न जाने कहाँ खोया रहता था। एक बार बाहर दरवाजा बजा। दोपहर का वक्त था। मेरा पति उस वक्त घर में नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो वहां वही औरत खड़ी थी जिसके कोठे पर मैं धंधा करती थी। उसे देखकर मेरा दिल कांप गया। मेरी बदकिस्मती ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। वो मुझे मारते हुए अपने साथ ले गई। मैं रोती बिलखती उसकी मिन्नतें करती रही कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मैं वापस कोठे में पहुंच गई थी। मुझे उस औरत ने बहुत मारा था। यहाँ आने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जाने का बस एक ही रास्ता है और वो है मौत। मैं रोती रही। मेरे दर्द भरे दिन फिर से शुरू हो गए थे, लेकिन जो कुछ मेरे साथ रात को हुआ इससे बेहतर था कि मैं मर जाती। मेरे कमरे में दाखिल होने वाला मेरा ग्राहक मेरा पति था। उसे देखकर मुझे लगा वो मुझे लेने आया है, लेकिन उसके पीछे से मुस्कुराती हुई कोठे की मालकिन औरत को देखकर मैं ठिठक सी गई। वो अंदर आकर बोली कि तुम क्या समझती थी कि तू फ्लैट से भाग जाएगी और मुझे खबर ही नहीं होगी? मैंने इसे तेरे पीछे जासूसी पर लगा रखा था। ये तेरे पीछे साई की तरह था, तेरी बस में भी। तू जहां नौकरी लेना चाहती थी वहां भी। ये तुम्हें हमारे कहने पर ही अपने घर लेकर गया था। तुझे नौकरी भी हमारे कहने पर ही दी थी। ये कोई पुलिस वाला नहीं है। ये सुनकर मेरा जी चाहा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इतना बड़ा धोखा दिया था उसने मुझे। वो चुप था, मेरे सामने खड़ा था। मैं उसके पास चली गई। मैंने कहा, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मुझे उसी वक्त यहाँ ले आते तो मुझे इतना दुख ना होता। मैंने मर्दों का बस एक ही रूप देखा था और वो था एक हवस का मारा दरिंदे जैसा मर्द। लेकिन तुम्हें देखकर मेरी सोच बदल गई थी। मुझे लगा मर्द इंसान भी होते हैं, शरीफ भी होते हैं। तुम्हारे रूप में जिस मर्द को मैंने देखा था मुझे उससे मोहब्बत सी हो गई थी। काश तुम मेरे सामने ना आते। तुम मेरे सामने कभी ना आते, ताकि मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत बाकी रहती। मेरे रोने पर, बातें सुनाने पर भी वो चुप था। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज आई। उस औरत की रंगत उड़ने लगी थी। कहने लगी, ये कहां से आ गई? मेरे पति ने कहा कि पुलिस को मैंने बुलाया है। पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी। उसने जेब से शादी की फोटो निकालकर पुलिस को दिखाई और कहने लगा कि ये मेरी पत्नी है और मैं इसे लेने आया हूं। इस औरत ने मुझसे चोरी छुपे मेरी पत्नी को अगवा किया और यहाँ आई है। वो औरत हैरान व परेशान हो गई। कहने लगी, क्यों झूठ बोल रहे हो?
लेकिन पुलिस उस औरत को अपने साथ ले गई थी। वो मेरे पास आकर कहने लगा कि मैं एक जासूस हूँ, पैसे लेकर जासूसी करता था। पुलिस वालों से भी मेरी अच्छी जान पहचान थी, क्योंकि मैं उनके लिए भी जासूसी करता था। मुझे इस औरत ने तुम्हारी जासूसी पर लगा रखा था। मैं सब कुछ पैसों के लिए ही कर रहा था, लेकिन न जाने कब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। तुमने मेरी बीमारी में मेरा ख्याल रखा। मेरे जख्म देखकर तुम परेशान हो गई थी। उस दिन मैं रात भर सो नहीं पाया था। मैंने सोचा कि तुमने मुझे कोई बात नहीं बताई है। तुमने अगर ये पाप किया तो अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि मजबूरन और जबरन किया है। इसलिए सोचा कि एक शादी ही ऐसा रास्ता है जिससे मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल सकता हूँ। अब तुम मेरे साथ इज्जत की जिंदगी जी सकती हो, बिना किसी डर के। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।